कुछ पॉइंट्स बच गए, और इसलिए बच गए क्योंकि अंकित में नहीं बोला। सीधे मुद्दे पे ये कि हम हिंदी वाले अधिकांश पेंटिंग्स की दुनिया को बहुत चोर निगाह से देखते हैं। अशोक भौमिक का जब से ही वो उपन्यास आया है, मोनालिसा हंस रही थी, तब से तो और पेंटिंग पर मेरी व्यक्तिगत समझ उतनी ही है जितना अशोक जी ने एक समय में कभी कभार में लिखा था, और उतनी ही है जितना कभी कभी उदय प्रकाश ने वैन गॉग और बाकी लोगों पे लिख दिया। बाकी कुछ जीवनियाँ हैं और अशोक जी की टिप्पणियाँ हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चित्रकला हिंदुस्तानी पेंटिंग्स की कोई मजबूत हिंदुस्तानी थियरी नहीं है, मैं नहीं जानता, पर यह बहुत कमजोर है। अर्नोल्ड हाउजर हंगेरियन विद्वान है, उनकी किताब है द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। उस जैसी एक किताब मुझे लगता है कि हिंदी की दुनिया में उपलब्ध नहीं है, खासकर पेंटिंग्स के बारे में, कि हमें बता सके। जैसे मैं ही ढूंढ रहा था कि रजा साहब को कैसे समझा जाए, तो आइडियोलॉजिकल पेंटिंग्स क्या है, इम्प्रेशनिस्ट क्या है, एक्सप्रेशनिस्ट क्या है, ये हमें नहीं मालूम। ये अब हिंदी की दुनिया में ऐसी चीज़ें आई नहीं, हमें भी परंपरा और विरासत में ऐसी चीज़ मिली नहीं। एक आध आर्टिकल अगर छोड़ दिया जाए अशोक जी के, तो सोशल हिस्ट्री क्या है पेंटिंग्स का, कांगड़ा पेंटिंग्स को कैसे देखे और राजस्थानी को कैसे देखे, आधुनिक समय में वो कैसे चीज़ें बदली हैं, हमें बताने वाला कोई नहीं है। जितना पढ़ा मैंने और अशोक वाजपेयी स्कूल की वजह से जितना पढ़ पाया, उससे एक ही चीज समझ में आई कि भाई पेंटिंग्स को आप पढ़ के नहीं समझ सकते। आप देखेंगे, दो लोग बात करेंगे, चार लोग बात करेंगे, किसमें ये है, तब जाके पेंटिंग्स के बारे में आप एक मुकम्मल राय बना सकते हैं। मैं इतना पढ़ गया 4-5 दिन में प्रेशर में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मैं व्यक्त करूंगा कि पेंटिंग्स अब एक जैसे एक्रेलिक रंगों का प्रयोग जो रजा साहब ने किया, जो उनकी खासियत है, उसमें सिद्धस्त है, उसको समझने में 2 घंटे लगे कि ये क्या है, क्योंकि पेंटिंग देखना पड़ता था, फिर उस पर बात पढ़ना पड़ता था। हरा लिख देने से दिमाग में आता नहीं कि हरा क्या है। खैर, रजा साहब ने एक पेंटिंग में अपनी एक कविता लिखी थी, उस आवाज को सुनो जो दफन है खामोशी में। रजा साहब की खामोशी के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स है, बाद में मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है। वहाँ की पेंटिंग में जो लैंडस्केप है, भूदृश्य बोलते हैं, उसमें एक श्रमशील संघर्ष से भरे हुए लोक जीवन से मिश्रित जो दुनिया है, उसको रजा साहब लेकर आते हैं और उसकी वाहवाही होती है उस दौर। नागपुर में जो पेंटिंग किया है उसमें नर्मदा को जिस तरह से वो दिखाते हैं, ये पहला पड़ाव है जहाँ प्रोग्रेसिव समाज से भी वो जुड़े हुए हैं, बाद में भी जुड़े रहे। लेकिन जो दूसरा और तीसरा पड़ाव है, फ्रांस जाने और वहाँ विकसित किया उन्होंने डॉट को लेकर। तो जैसा कि हमारी एक साथी ने बता दिया कि जो डॉट का सिंथेसिस है और आगे चलकर जो ज्यामितिक एब्स्ट्रैक्शन रचते हैं, वह भारतीय अध्यात्म चेतना में जो स्थान ध्यान का है, एकाग्रता का है, वो सब चीजें रजा साहब वहाँ उठाते हैं फ्रांस में जाने के बाद, और एक प्रयोग करते हैं। उनकी पेंटिंग्स को देखते हुए, जो रजा साहब का नाद आधारित पेंटिंग मैं कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की कि उसको
ध्वनि या स्फोट से जोड़कर देखूं, कुछ थियरी निकाल लूं, लेकिन मैं जोड़ नहीं पाया। उसकी वजह है वो भाषा में ना जाके क्रिया में जाती है पेंटिंग, जो मैं समझ पाया। वो अनुनाद और तंत्र से जुड़ती है। तंत्र साधना नहीं, वो कबीरहा जो पद्धति है, और कबीर का रहस्यवाद का जो बेसिक टूल है, उससे रजा साहब की पेंटिंग जुड़ती हुई दिख रही है। और ये मेरे लिए नई बात थी। देख तो मैं 10 साल से उनकी पेंटिंग रह रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मामला क्या है। तो ये मुझे हैरानी हुई ये पढ़ते हुए और ये समझते हुए कि कबीर के नाद से किस तरह से 600 साल बाद एक व्यक्ति, और अब जोर देकर कहा जाना चाहिए कि मुसलमान होते हुए भी फिर उसी भारतीय चिंतन परंपरा से वो आदमी जोड़ता है जिससे 600 साल पहले एक बहुत बड़ा गायक, एक कवि भी जुड़ा था। तो ये सब उनके पेंटिंग्स के हिस्से हैं। दो चीजें और मैं कहना चाहता हूँ। फोटोग्राफी से अलग यथार्थ को देखने का जो अमूर्तन या विरूपण की सृजनात्मक दृष्टि है, जिसने पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया, ये महत्व अब महसूस होता है जब हम आक्रांत हैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, कि विरूपण है क्या। एक समय में जब प्रोग्रेसिव आंदोलन चल रहा था तो विरूपण को बहुत नेगेटिव ढंग से देखा जाता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो विरूपण है, अदृश्य, दृश्य को अदृश्य करके फिर से उसे दृश्यात्मक बना देना है व्यक्ति के अपने विजन से, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना रचनात्मक है, ये मैं अब समझ पा रहा हूं। अंतिम दो बातें और। राजा साहब की लोकप्रियता की कई वजह होंगी, लेकिन फ्रांस में रहने से एक फायदा जो हुआ, देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है जहां दर्शन शास्त्र पिछले 150 वर्षों से बहुत सीरियसली पढ़ाया जा रहा है। जहां तक मैं जानता हूं कि वहां हाई स्कूल में फिलॉसफी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में वहीं से शुरू हो जाती है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है कि फिलॉसफी हाई स्कूल से ही शुरू हो जाती है और अनिवार्य विषय के रूप में फिलॉसफी है। यथा तथ्यता से जो पेंटिंग्स वर्ल्ड की प्रतियोगिता है, जिसमें विरूपण और अमूर्तन वाली स्थिति है, अमूर्तन मतलब अध्यात्म ही नहीं होगा, उसमें सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से अलग रजा साहब ने जब बिंदु, नाद, अमूर्तन, विरूपण को लेकर फ्रांस की धरती पे आते हैं, तो बहुत आगे का समाज है। उसने एकदम से उसको झटके में उठा लिया। तो एक लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारतीय प्राचीनता को लेके महिमा मंडन भी है, कुछ रियलिटी भी है, इतना आभा बना हुआ है फ्रांस से या पश्चिमी देशों में, कि उसने रजा साहब के इस पूरी पेंटिंग की प्रक्रिया को बहुत प्रमोट किया। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ट्रेवलर का मेटाफर है उनकी पेंटिंग में। मैं उसे नॉस्टैल्जिया के रूप में देखता हूँ, माफी के साथ कहूँगा। रजा साहब में एक नॉस्टैल्जिया है, लेकिन मैं उसे गलत भी नहीं मानता। बंगाल विभाजन जो 1905 में होता, उसके बाद जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें बहुत तेजी से भारतीय कलाओं को लेकर एक दिलचस्पी दिखाई गई और राष्ट्रवाद का एक मूवमेंट पैदा हुआ। उसके 30 साल बाद 30-40 के बीच में एक बार टैगोर अमेरिका में थे या यूरोप के ही किसी देश में, वहाँ उन्होंने कहा कि पूछा कि भारतीय पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे या कलाकृतियों के बारे में, तो बहुत लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी। मेरे लिए देखिए अध्यात्म कोई विशेष महत्व की चीज नहीं है, लेकिन मेरे बर्खास्त कर देने से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो अध्यात्म की, दर्शन की जो छवि है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है उस छवि निर्माण में रजा साहब ने अपनी भूमिका ऐतिहासिक रूप से निभाई है और दर्शन और अध्यात्म को जिस तरह से कबीर से अलग नहीं किया जा सकता,
जिस तरह से महादेवी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह रजा साहब से भी अलग नहीं किया जा सकता। अंतिम एक पंक्ति और, 100 से अधिक पेंटिंग्स में संस्कृत, हिंदी और उर्दू कविता की पंक्तियां उन्होंने डाली। मेरे हिसाब से हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को उधार लेके कहूँ तो रजा साहब की पेंटिंग्स की भाषा सधुकड़ी है। वो बहुत सारी जगहों से प्रेरणा लेते हैं। वो पेंटिंग की दुनिया के कबीर हैं। शुक्रिया।